नेक्स्ट पैरामीटर दोस्तों हमारे पास आता है प्रेशर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि जिस तरह सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में उनके वॉल्यूम मेजरमेंट्स बहुत ही इजी रहते हैं, गैस के लिए उनके प्रेशर मेजरमेंट्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज हम प्रेशर ऑफ अ गैस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम और मास। तो आइए पढ़ते हैं प्रेशर पैरामीटर के बारे में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखेंगे, गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन करेंगे, मोशन करते हुए वो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और गैस के कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। जब एक गैस पार्टिकल एक कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है, एक कंटेनर के अंदर आपने एक पार्टिकल एज्यूम किया है और ये मूव कर रहा है वॉल्स की तरफ, तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियसली ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स उसने एक्सर्ट किया, उसी को आप उस गैस का प्रेशर बोलेंगे। एज्यूम कर लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है गैस से फिल्ड, जिसमें हम ये डिफरेंट लेयर्स में गैस को एज्यूम कर रहे हैं। अब लेट अस सपोज मुझे इस पर्टिकुलर हाइट पर गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो जितनी भी गैस की लेयर्स इससे ऊपर होंगी, यानी कि इस रीजन में, अगर आप इस लेयर को जूम करके देखना चाहें तो वो बेसिकली किस तरह से दिखेगा आपको, वो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। तो ये वो लेयर है येलो कलर की जो यहाँ पर हमने दिखाई गई है, और इसके ऊपर जितनी भी लेयर्स होंगी जिनकी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और एक पर्टिकुलर हाइट होगी, उन लेयर्स की वजह से इस लेयर के पार्टिकल्स पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर किसी भी फ्लूइड का मेजर करने के दो तरीके होते हैं और इस टॉपिक में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बेसिक डेफिनेशन कहती है प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर मुझे थ्रस्ट पता चले और एरिया मुझे पता हो कंटेनर का, तो मैं प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकता हूं। अब थ्रस्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि यहां पर देखिए क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड इस लेयर के ऊपर, वो किस वजह से है, वो इन सभी लेयर्स की वजह से जो इससे ऊपर है। जो इन गैसियस लेयर्स का और फ्लूइड का बात करते हैं, अगर इन फ्लूइड्स की लेयर्स को हम देखें, इनका जितना भी वेट होगा यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स का, वही वेट उनका फोर्स है। और वेट बेसिक फिजिक्स के लॉज कहते हैं वेट इज नथिंग बट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर मास, सो वेट विल बी mg। अब मास ऑफ अ फ्लूइड कैसे निकालेंगे, हमें पता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने मास की जगह पुट कर दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ ब्रेस इनटू हाइट। अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, देन V विल बी AH डेंसिटी इनटू G। A से A कैंसल आउट हो जाएगा और हमें रिलेशन मिल जाएगा प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज H ρg। अगर किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करना है एक पर्टिकुलर डेप्थ पर, एक पर्टिकुलर हाइट पर, तो आप क्या करेंगे, आप उस हाइट का डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसकी हेल्प से आपको प्रेशर मिल जाएगा। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट जो है प्रेशर की वो पास्कल होती है, जिसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, बिकॉज थ्रस्ट यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन और एरिया की ऐसा यूनिट हम लेंगे मीटर स्क्वायर। आपके पास यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे, पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है टॉर्साइल बैरोमीटर या मर्करी बैरोमीटर की। इसमें आप क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं जिसे आप मर्करी से फिल करते हैं और उस पर एक इन्वर्टेड ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब आप जो है लगाते हैं, जिसमें फिर मर्करी फिल्ड होता है। इस ट्यूब की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है और जैसे ही आप इस ट्यूब को इन्वर्ट करके इस कंटेनर के ऊपर रखते हैं, तो मर्करी का लेवल एक पर्टिकुलर हाइट तक फॉल करने के बाद रुक जाता है। वो जो लेवल होगा जहां मर्करी रुकी, जैसे अगर आप इस ट्यूब में देखें, पहले ये फिल्ड था, जैसे ही आपने इन्वर्टेड करा तो ट्यूब का जो मर्करी लेवल है वो फॉल कर गया एक पर्टिकुलर हाइट से और यहां पर आकर रुक गया। इस पर्टिकुलर हाइट पर जो भी रीडिंग आप मेजर करेंगे वो बेसिकली हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम होगा और वो आप प्रेशर की टर्म्स में रीड करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए फिक्स होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिक्स होगा। इसका मतलब प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द फ्लूइड पे। तो अगर आप प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी पढ़ सकते हैं तो आप डायरेक्टली प्रेशर इफेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। इसीलिए मर्करी बैरोमीटर की हेल्प से जब सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया तो वो आया 760 mm ऑफ मर्करी, जिसे आपने 1 atm का नाम दिया, यानी कि 1 atm विच इज अनदर यूनिट ऑफ
प्रेशर मेजरमेंट इज नथिंग बट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे आप 760 mm ऑफ Hg या 760 टोर का नाम भी देते हैं। अब 1 ATM को अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से यानी कि पास्कल से रिलेट करें, सो दैट विल बी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर में जाएंगे, दैट विल बी 1.013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने नाम दिया 1 बार, जो कि बेसिकली 10⁵ पास्कल के इक्वल था। सो ओवरऑल रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, 760 टोर इज इक्वल्स टू 1 ATM, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल एंड 1 ATM इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसका मतलब 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार। बहुत ही सिंपल है। सो ये ऐसा यूनिट्स हैं आपके पास प्रेशर की और उनके रिलेशंस हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा गया है, इट इज एज्यूम, ऑफनली एज्यूम दैट द प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक टर्म का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। जनरली फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा जाता है कि फ्लूइड्स के जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो यूनिफॉर्म होता है ऑल डायरेक्शंस में। इसे आप फिजिक्स में एक स्टेट्स ऑफ मैटर के टॉपिक में पास्कल्स लॉ में भी पढ़ेंगे कि फ्लूइड एक्सर्ट्स यूनिफॉर्म प्रेशर एट अ पर्टिकुलर हाइट। ओके, सो इसीलिए आप गैस में भी एज्यूम करके चलेंगे दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज सेम इन ऑल 3 डायरेक्शंस। अब देखिए, अभी हमने एक बैरोमीटर के बारे में पढ़ा, मर्करी बैरोमीटर के बारे में। अब जनरली कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो ऊपर का हाइट होता है मर्करी बैरोमीटर का, ये एम्प्टी हो जाएगा मर्करी के फॉल होने की वजह से, और यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज एयर तो उसमें है नहीं। जब आपने ये ट्यूब लिया था तो आपने इसे फुल फिल किया था मर्करी से, और इन्वर्टेड करने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक मर्करी फॉल हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जो यहाँ से लग रहा था। तो इसका मतलब आपका जो ऊपर का हिस्सा है एम्प्टी स्पेस, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को हम बोलेंगे टॉर्साइल वैक्यूम। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि कोई भी मर्करी बैरोमीटर आइडियल बैरोमीटर नहीं होता। इसका मतलब वो जो एम्प्टी स्पेस है ट्यूब का, वो कभी भी परफेक्टली एम्प्टी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एयर ट्रेसेस रह जाते हैं। तो यानी कि ये जो एम्प्टी स्पेस है हमारे पास, ये एक्चुअल में वैक्यूम है ही नहीं। थियोरेटिकली इट शुड बी वैक्यूम, बट एक्चुअल में ये वैक्यूम नहीं है, और इसी वजह से बैरोमीटर को हम बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। सो फॉल्टी बैरोमीटर बेसिकली है क्या, देखिए क्या कहता है वो, एन आइडियल बैरोमीटर शुड हैव 0 प्रेशर इनसाइड द कॉलम। क्योंकि कोई गैस नहीं होगी तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी फ्लूइड नहीं है अगर, तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा मर्करी पर। सो जो भी मर्करी का लेवल राइज हो रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है। ओके ना। लेकिन क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं किया जा सकता, इस वजह से एरर्स रहती है मेजरमेंट में। अब देखो दोस्तों, एरर कैसे रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक एयर के ट्रेसेस प्रेजेंट है। अगर एयर ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे इसमें, तो नॉट ओनली जस्ट दीज एटमॉस्फेरिक लेयर्स विल एक्सर्ट अ प्रेशर, जिसकी वजह से मर्करी यहां से ऊपर उठना शुरू करेगा, लेकिन ये एयर पार्टिकल्स एक डाउनवर्ड प्रेशर भी लगाएंगे, और उस वजह से जो एक्चुअल प्रेशर आप मेजर करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए था, आपको रीडिंग उससे कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि जब यहां से प्रेशर लगा तो मर्करी ने जाना है ऊपर, लेकिन ऊपर की जो एयर ट्रेसेस हैं इनसाइड द वर्टिकल कॉलम, वो लगाएंगे प्रेशर डाउनवर्ड। तो अगर नीचे से लगा x, ऊपर से लगा डेल्टा x, तो ओवरऑल प्रेशर कितना होगा, x माइनस डेल्टा x। सो यानी कि आपके एक्चुअल प्रेशर की मेजरमेंट्स गलत आएंगी, तो वहां पर एरर बढ़ता जाएगा। अब जितना आपका बैरोमीटर फॉल्टी होगा, उतना आपका एरर बढ़ जाएगा, और इसी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप फॉल्टी बैरोमीटर को पढ़ सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल दिखाया गया है कि मान लीजिए ये आइडियल बैरोमीटर है। आइडियल बैरोमीटर होने का मतलब है कि इसमें आपके पास जो है बेसिकली, इस बैरोमीटर में हम बात कर रहे हैं कि ये आपके पास एक आइडियल बैरोमीटर है जिसमें ऊपर परफेक्ट वैक्यूम है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेशर इज 0। अगर इसमें परफेक्ट वैक्यूम है, सो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आएगी 760 mm। लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू 760 mm नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास फॉल्टी बैरोमीटर है जिसमें एक पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट है। अगर इसमें गैस प्रेजेंट है तो वो एक डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगी, तो जो मर्करी कॉलम आपका इस पर्टिकुलर हाइट तक होना चाहिए था, वो बेसिकली फॉल करके एक दूसरी हाइट तक चला जाएगा जो उससे कम होगी। सो एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मेजर होना था, 760, लेकिन मेजर कितना हुआ, 740, और इस वजह से आप कहेंगे कि दिस बैरोमीटर इज अ फॉल्टी बैरोमीटर। सो अगर मान लीजिए मुझे लैब में वर्क करते हुए इस बैरोमीटर का यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले इसे स्टैंडर्डाइज करना होगा, या ये कह सकते हैं कि मुझे इसके फॉल्ट को, एरर को निकालना होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि एक फॉल्टी बैरोमीटर की हेल्प से आप कैसे वर्क कर सकते हैं।
सो एज्यूम कर लीजिए ये आपका रेफरेंस बैरोमीटर है। रेफरेंस बैरोमीटर मीन्स मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये मेरा आइडियल बैरोमीटर है जिसमें जो टॉर्साइल वैक्यूम है वो परफेक्ट है। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि इनसाइड प्रेशर इज 0 एंड आउटसाइड प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से मर्करी का जो राइज इन लेवल होता है वो होता है H0, और जो प्रेशर लगेगा दैट इज P0। और अभी हमने पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज रो Hg, वेयर रो इज द डेंसिटी, H0 इज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, G इज द ग्रेविटी। सो लेट अस सपोज टोटल हाइट ऑफ कॉलम जो है वो है L, जिसमें से H0 हाइट तक मर्करी राइज करता है स्टैंडर्ड रेफरेंस बैरोमीटर के लिए। और ये है मेरा एक फॉल्टी बैरोमीटर जिसके लिए हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एयर प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पर एयर सैंपल है या कोई गैस प्रेजेंट है और उसकी वजह से एक डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा जिसे हमने बोला P1। साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा इसमें डाउनवर्ड, वो कितना है, लेट अस सपोज P0 प्राइम, और P0 प्राइम क्या होगा, रो G H1 mm ऑफ मर्करी। H1 क्या है, ये हाइट जिस तक मर्करी उठा था। तो देखिए रो Hg होता है फॉर्मूला प्रेशर का, हाइट कितना है H1, रो डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो टोटल डाउनवर्ड प्रेशर कौन कौन सा हुआ, एक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा विच इज रो G H1, और दूसरा जो P1 प्रेशर ड्यू टू द एयर इनसाइड द मर्करी कॉलम। सो टोटल प्रेशर P1 प्लस रो H1G, अभी कितना होना चाहिए, ये मेरे स्टैंडर्ड प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि लेट अस सपोज कि एक्चुअल प्रेशर है 760, लेकिन आपने मेजर किया 740, आपका फॉल्टी बैरोमीटर उसे 740 दिखा रहा है। तो इसका मतलब 740 ड्यू टू फॉल्टी बैरोमीटर प्लस प्रेशर ड्यू टू द एयर इनसाइड द कॉलम शुड बी इक्वल टू 760। सो यहाँ 760 को मैंने P0 एज्यूम कर लिया, और P0 कितना है मेरा, रो Hg0। सो दैट मीन्स P1 प्लस रो H1G जो फॉल्टी बैरोमीटर ने मेजर किया शुड बी इक्वल टू P0 जो एक्चुअल प्रेशर है, और वो किसके इक्वल होगा, रो H0G। सो जब रीअरेंज करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा P1 इक्वल्स टू रो G कॉमन H0 माइनस H1 से, दिस इज एक्सप्रेशन 1। अब इसी तरह से अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन जो हम अभी अपकमिंग सेशंस में पढ़ेंगे वो होती है PV इक्वल्स टू nRT। सो फॉर पैरामीट्रिक मेजरमेंट आप अभी एज्यूम करके चलिए कि यू नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT। इसमें वॉल्यूम फिर से क्या पुट कर सकते हैं हम, हाइट इनटू एरिया। सो अगर उस वैल्यू को यहाँ पुट करें सो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगा, P1 विच इज द प्रेशर इनसाइड द एयर, प्रेशर ड्यू टू एयर इनसाइड द मर्करी कॉलम, A is the area of this cross section, L minus H1 क्या है, L क्या था, टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम, वही कॉलम यहाँ पर भी यूज हो रहा है। फर्क क्या है, बस मेरा जो बैरोमीटर है वो फॉल्टी बैरोमीटर है तो हाइट पे तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, लेकिन मर्करी कितना उठा H1। सो कितनी हाइट इस एयर प्रेशर की वजह से आई, दैट विल बी L minus H1। सो P1 इंटू वॉल्यूम मीन्स A इंटू L minus H1, ये वो वॉल्यूम है जो इस गैस ने, इस एयर ने ऑक्यूपाई करा इनसाइड दी बैरोमीट्रिक कॉलम, और इस वजह से P1A L minus H1 nRT के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से मान के चलिए एक और एग्जाम्पल है जिसमें हाइट जो है वो H2 हो गई। अब अगर हाइट H2 है सो प्रेशर हमने एज्यूम कर लिया P2 है, फिर से सेम एक्सप्रेशंस लगेंगी, जो डाउनवर्ड प्रेशर P2 प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, उन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, P0 के। तो P2 एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रो G इंटू H0 माइनस H1। ये सेम इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन 1 के बेसिस पर ही ड्राइव की गई है, और इसी तरह से आइडियलिटी का कंसेप्ट लगाते हुए फिर से प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट nRT होगा। सो P2A L माइनस H2 इक्वल्स टू nRT आ जाएगा। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करूं और साथ ही साथ इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करूं, सो इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करने पर P1 बाय P2 किसके इक्वल आएगा, रो Hg H0 माइनस H1 अपॉन रो Hg H0 माइनस H2। अब रो Hg कैंसल आउट हो जाएंगे कॉमन होने की वजह से, सो आपको रिलेशन मिल जाएगा P1 बाय P2 इक्वल्स टू H0 माइनस H1 अपॉन H0 माइनस H2। ये दोस्तों माफ कीजिएगा यहाँ 760 लिखा आ गया पिछले एग्जाम्पल का। सो दिस इज H0 माइनस H1 अपॉन H0 माइनस H2। इसी तरह से अगर आप P2 और P4 को कंपेयर करें तो क्या आएगा, P1A इंटू L माइनस H1 इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय P2A इंटू L माइनस H2 इक्वल्स टू nRT। सो फिर से nRT कैंसल आउट, A कैंसल आउट, आपके पास रिलेशन आएगा P1 बाय P2 इक्वल्स टू, ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा L माइनस H2 अपॉन L माइनस H1। अब अगर आप इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को कंपेयर करें सो P1 P2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, सो आपके पास आ गया L माइनस H1
सॉरी L माइनस H2 अपॉन L माइनस H1 इक्वल्स टू H नॉट माइनस H1 अपॉन H नॉट माइनस H2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा L माइनस H2 इंटू H नॉट माइनस H2 इक्वल्स टू H नॉट माइनस H1 इंटू L माइनस H1। आपको फॉल्टी बैरोमीटर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या उसके एरर को खत्म करने के लिए सिर्फ इस रिलेशन को ही याद रखना है, विच इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्यूब माइनस द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन केस ऑफ एरर into actual height of mercury in the column minus the height measured in the column equals to again actual height in standard reference barometer minus height due to photobarometer multiplied by length of the tube minus the length of the mercury in the tube। so अगर आप इस रिलेशन को याद रखेंगे तो फॉल्टी बैरोमीटर पर बेस सारी प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इस पर बेस एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, कहता है अ फॉल्टी बैरोमीटर शोज 750 mm ऑफ प्रेशर व्हेन एक्चुअल प्रेशर वाज 760। सो अगर मैं रेफरेंस बैरोमीटर यूज करूंगा यानी कि एररलेस बैरोमीटर यूज करूंगा तो प्रेशर कितना है 760, लेकिन मेरा फॉल्टी बैरोमीटर है तो वो कितना मेजर कर रहा है 750। कहता है एट अ प्रेशर ऑफ 735 इट शोज 721। सो 760 को दिखा रहा है 750, 735 को दिखा रहा है 721। कहता है बताओ एक्चुअल प्रेशर क्या होगा जब बैरोमीटर रीडिंग 775 है। तो फॉल्टी बैरोमीटर की वजह से 760 दिखाया 750, 735 दिखाया 721। तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रेशर क्या होगा जब आपका बैरोमीटर फॉल्टी बैरोमीटर रीडिंग दिखाएगा 775। सो सॉल्यूशन के लिए लेट अस सपोज एक टेबुलर फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल क्या है हाइट 760, लेकिन ऑब्जर्व कितना हुआ 750। सो रिमेंबर फॉर्मूला L माइनस H1 L माइनस H2। सो यहाँ पर अगर ये मेरा H नोट है और ये मेरा H1 है, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा L माइनस 750। होना कितना चाहिए था 760, हुआ कितना 750। सो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज माई H1 H2 H एंड दिस इज माई L। सो क्या आएगा यहाँ से L माइनस H2, दैट मीन्स L माइनस 750 इंटू H नोट माइनस H2। H नोट क्या था एक्चुअल जो आपके पास मेजर हुआ है विच इज 760, H2 क्या है जो आपने फॉल्टी बैरोमीटर से मेजर किया विच इज 750। लेंथ ऑफ द ट्यूब माइनस 750 इंटू 760 माइनस 750, वही किसके इक्वल होगा H नोट माइनस H1 यानी कि 735 माइनस 727 इंटू L माइनस 727। और थर्ड केस क्या है 775 इज द मेजर्ड वैल्यू, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रेशर। सो हमने लेट कर लिया एक्चुअल प्रेशर P, देन द रिलेशन अगेन विल बी H नोट माइनस H1। अब H नोट क्या है P माइनस H1 775 इंटू L क्या है पता नहीं हमें, लेंथ ऑफ टोटल सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या है माइनस 775। अब इन तीन रिलेशन से आप दो इक्वेशंस प्रिपेयर कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन यूज कर लीजिए, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड यूज कर लीजिए। हमने यहाँ पर सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को यूज किया। सो अगर मैं फर्स्ट टू रिलेशन यूज करता हूँ उसकी हेल्प से मुझे L निकल जाएगा, सेकंड और थर्ड रिलेशन यूज करूंगा तो L वैल्यू इंसर्ट करके मुझे P निकल जाएगा एंड दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू डिटरमाइन। सो जब आपने फर्स्ट टू रिलेशन यूज किए तो उसमें आपके पास आया L माइनस 750 इंटू 760 माइनस 750 इज 10 इंटू सॉरी इक्वल्स टू 735 माइनस 727 आ गया 8 इंटू L माइनस 721। यहाँ से रीअरेंज करके लीनियर इक्वेशन बना और लेंथ आ गया आपके पास 842 mm, यानी कि जो बैरोमीटर आप यूज कर रहे हैं उसकी जो वर्टिकल कॉलम है ग्लास सिलेंड्रिकल कॉलम उसकी जो टोटल हाइट आपके पास है वो है 842 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब मुझे निकालना प्रेशर कितना होगा। सो हम क्या करेंगे, हम लास्ट टू रिलेशंस का यूज करेंगे। लास्ट टू रिलेशंस क्या हैं 735, यहां से देख लीजिए 8 इंटू L माइनस 727 इक्वल्स टू P माइनस 775 इंटू L माइनस 775। अब L वैल्यू कितनी आ गई 842। सो इंसर्टिंग दोज वैल्यूज 8 इंटू दिस इक्वल्स टू P माइनस 775 इंटू दिस फैक्टर। जब आपने इसे लीनियरिटी के लिए इक्वेशन बनाकर सोल्व किया सो P की वैल्यू आई 788.73 एंड दिस इज द वैल्यू यू वर सपोज्ड टू डिटरमाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर फॉल्टी बैरोमीटर 775 mm मेजर कर रहा था, एक्चुअल में प्रेशर कितना था 788.73 मिलीमीटर। सो इस तरह की फॉल्टी बैरोमीटर पर बेस प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए और आपको करना क्या है, सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है ये वाला, एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्यूब माइनस द हाइट ऑफ मर्क्यूरी इनटू स्टैंडर्ड हाइट ऑफ मर्क्यूरी माइनस द एक्चुअल हाइट ऑफ मर्क्यूरी। अब ये स्टैंडर्ड हाइट क्या है, जैसे यहाँ पर उसने बोला 760 को 750 मेजर करा है तो H नोट हो जाएगा 760, H2 हो जाएगा 750। ओके, सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है स्टेट्स के बेसिक पैरामीटर्स मास टेम्परेचर प्रेशर के बारे में।
सो आइए इन पर बेस कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेस लीस्ट एनर्जी वेयर एज दोज ऑफ गैस पोजेस हाईएस्ट एनर्जी। सो हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन गैसेस मोलिक्यूल्स हैव मोर थर्मल हेजिटेशंस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो सही होगा। द डेंसिटी ऑफ मोलिक्यूल इन सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट ऑफ गैसेस इज लोएस्ट। नाउ हमें पता है सॉलिड के केस में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो इसका मतलब सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होगी वेयर एज गैसेस की डेंसिटी मिनिमम होगी। तो ये भी सही है। गैसेस लाइक लिक्विड पोजेस फिक्स वॉल्यूम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, गैसेस के केस में बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स नहीं होना चाहिए। सो हमारा गलत स्टेटमेंट क्या हो सकता है? सी। अब आइए डी में देखते हैं। मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोसेस वाइब्रेटरी मोशन। ये तो ट्रू है बिकॉज मोलिक्यूल्स आर सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव, सो वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। सो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, समझ आया? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम मेनली डिस्कस करेंगे फेस इक्विलिब्रिया के अंदर। टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स इज। देखिए एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी भी सब्सटेंस की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रेड डॉट है ये ट्रिपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इससे इस रीजन में रहते हैं, लेफ्ट साइड रीजन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ सब्सटेंस का सॉलिड फेस है। इससे नीचे के रीजन में रहते हैं हाइयर टेम्परेचर पे, तो वो सब्सटेंस का गैसियस फेस है। और गैसियस एंड सॉलिड के मिड में आपके पास जो है ये लिक्विड फेस है। और ये वो पॉइंट है जहां पर वाटर तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करता है। वाटर के लिए ये जो पॉइंट की वैल्यू है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4.7 mm ऑफ मर्करी। ये अभी के लिए आप याद रख सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम से रिगार्डिंग था इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा है, ऑल्दो इसको हम फेस इक्विलिब्रिया में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू राइज ऑफ हाउ मच फैक्टर इन फ़ारेनहाइट। सो हमें पता है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रिलेशन क्या होता है डिग्री सेल्सियस के साथ। डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो इसका मतलब अगर 1 डिग्री राइज होगा तो उसके बेसिस फ़ारेनहाइट में कितना राइज हो जाएगा? 9/5 फैक्टर का। देखिए वो ये नहीं कह रहा कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालिए, वो ये बोल रहा है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा सो फ़ारेनहाइट में कितना राइज आएगा मेजरमेंट में। अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का जो स्केल है वो सेम है, मीन्स 1 यूनिट इन डिग्री सेल्सियस मीन्स 1 यूनिट इन केल्विन। लेकिन फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं है। फ़ारेनहाइट की 1 यूनिट और डिग्री सेल्सियस की 1 यूनिट में 9/5 का रिलेशन होता है। सो अगर मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा सो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 9/5। क्योंकि अगर मैं यहाँ वैल्यू 2 पुट करूंगा सो फैक्टर कितना इंक्रीज हो गया? 32 तो ऐसा रहा प्लस 9/5 × 2। सो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? फैक्टर विल बी 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट।